तो फ्रेंड्स कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपके जो सुपर टेट के एग्जाम में आपके सब्जेक्ट रहते हैं शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान के बारे में। देखिए शिक्षण कौशल जो होता है आपके पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर बात करें बाल मनोविज्ञान की तो वो भी आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो दोनों के दोनों कुल मिलाकर आपके 20 नंबर के ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपका सुपर टेट का एग्जाम रहता है। ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, एक सेकंड इसको मैं साइड में हटा देता हूं। आज थोड़ा लेट हो गई क्लास। एक सेकंड। आज क्लास लेट इसलिए हो गई, वो थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत हो गई थी, जो पीडीएफ बनी थी इस वजह से डिले हो गया। चलिए अब करते क्लास को स्टार्ट। तो मैंने कहा शिक्षण कौशल 10 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, बाल मनोविज्ञान ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। इससे पहले जीवन कौशल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर होते हैं और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको आप लोग जाकर देख लेना। जितने भी सुपर टेट में आपके जो सब्जेक्ट है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बाद जो प्रॉपर जो क्लास चालू होगी वो उसको मैं कराऊंगा। क्योंकि पहले आपको सिलेबस पता होनी चाहिए, फिर आपको पता होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तब आपको पता लगता है कि भाई हमको इस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है। तो आज शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान दोनों को एक साथ में आपको कराऊंगा, जो कि आपके पूछे जाते हैं 20 नंबर के। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सुपर टेट की जितनी भी तैयारी है वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कराता रहूं। उसके बाद फिर केवीएस के कराना स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रही सुपर टेट की बुक की बात, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इसको बनाने में मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, तो टाइम दो, आप जैसी बनेगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए पहले इनके सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए अगर बात करूं मैं शिक्षण कौशल की, आपके सुपर टेट के एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होता है, आप सभी को पता है। इसमें जो आपके चैप्टर दिए हुए हैं, इसमें आपका शिक्षण की विद्या और शिक्षण के कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत आपको दिए हुए हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा आपको दी हुई है, समावेशी शिक्षा आपको दी हुई है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास दिए हुए हैं, शैक्षिक मूल्यांकन और मापन दिया हुआ है, आरंभिक पठन कौशल दिया हुआ है, और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन आपको दिया हुआ है। 10 नंबर में आपके पूछे जाएंगे। ये तो वो चैप्टर है जिनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है, एक दो क्वेश्चन आपके बाहर की भी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए उसके बारे में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए बाल मनोविज्ञान के चैप्टर। बाल मनोविज्ञान भी आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर? व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, सीखने की आवश्यकता की पहचान होती है, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता और प्रयोग, और दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था की बात होती है। ये आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं बाल मनोविज्ञान से चैप्टर। देखिए ये तो बात होगी आपके सिलेबस की, ये तो बात होगी आपके सिलेबस की, लेकिन सिलेबस के पीछे मत पड़ना कि जो जो चैप्टर सिलेबस में दिए हुए उनको कर लेते हैं, हमारा एग्जाम पास हो जाएगा बढ़िया नंबर से और सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बात बिल्कुल नहीं बनेगी। जो चैप्टर सिलेबस में दिए हुए हैं उनको तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में करके जाना है, प्लस हमको वो चीजें भी पढ़नी है जो आपके जैसे बाल मनोविज्ञान हो गया, जितनी भी चीजें बाल मनोविज्ञान से जुड़ी है जो आपने सीटेट यूपीटेट किसी भी टेट के एग्जाम में पढ़ी है, उन सभी को आप लोग कर लेना। शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी जितनी भी चीजें उनको आप लोग देख लेना, शिक्षण कौशल से जुड़ी चीजें। आजादी से पहले और आजादी के बाद जो जो नई नई शिक्षण प्रणाली आई है, व्यवस्था आई है, समिति आई है, उनके बारे में आपको सब डिटेल पढ़ना है। कुल मिला के आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, कुल मिला के आपको सब कुछ पढ़ना है। खाली सिलेबस के भरोसे रहकर आप लोग ये नहीं सोच सकते हम अच्छा स्कोर करेंगे। सिलेबस तो करना ही करना है, लेकिन सिलेबस के अलावा भी बहुत चीज आपको करनी है और सब कुछ पढ़ना है। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही उसके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक, तो चैप्टर मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। देखिए जो क्वेश्चन है ये आपके पहले मैंने लिए हुए जो 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी, उसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। उसके बाद फिर इससे पहले जो 68,500 जो वैकेंसी हुई थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि वहां पर पेपर आपका लिखित में था, ठीक है, वहां पर सीधा आंसर लिखना था, तो उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। इन क्वेश्चन को आप लोग देखना, समझना, और ये चीज देखना कि आपके सिलेबस में से और सिलेबस के बाहर की चीजें कौन कौन से चैप्टर ज्यादा पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सुपर टेट के एग्जाम में, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। आपके पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं और आंसर देने की कोशिश करना आप भी साथ के साथ, देखते हैं कितना स्कोर आज लोग आप सही करोगे। देखिए अगर मैं बात करूं आपके पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जी। हाँ जी मैंने देख लिया आप सभी के। आज ये मैंने बताया ना पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा आपको छोटे दिख रहे होंगे,
लेकिन थोड़ा आज मैनेज करिए, इसी वजह से आज क्लास भी लेट होगी थोड़ा। देखिए क्वेश्चन पूछा है, शिक्षण के संदर्भ में पूछा है, कौन सा सही नहीं है। आपको शुरू में दिया हुआ है शिक्षण कौशल का। देखिए शिक्षण कौशल के बारे में देखिए, शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया यानी कि जो ट्राइपोलर प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही बात है। तीन इसमें प्रक्रिया होती है, एक तो इसमें स्टूडेंट होता है यानी छात्र होता है, एक इसमें टीचर होता है यानी कि शिक्षक होता है, और एक इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। ये शिक्षा को तीन ध्रुवीय प्रणाली के अंदर बताओ किस मनोवैज्ञानिक ने बांटा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दो, ठीक है। तो शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। पहला शिक्षक, दूसरा एक छात्र होता है, एक शिक्षक होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, ठीक। ये भी बात सही है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, ये भी सही है। शिक्षण केवल, देखो अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपकी सीटेट की तैयारी कराई थी, जिन लोगों ने मुझसे सीटेट पढ़ा था, मैंने आपको उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बताए थे। ये आपके पेडागोजी में बहुत हेल्प आपको देते हैं, और आपको सुपर टेट में भी हेल्प देंगे, चाहे केबीएस का भी दो, उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। जहां भी आपको वर्ड दिख जाए केवल यानी ओनली, ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है। अगर ये आपको शुरू में दिखे, ऑप्शन के बीच में दिखे, एंड में दिखे, इसको देखते काट जाना, समझ जाना आपका नेगेटिव ऑप्शन है, ये आपका आंसर कभी सही नहीं हो सकता, केवल वाला। लेकिन क्वेश्चन ही हमको नहीं पूछा है, जब क्वेश्चन ही नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव होगा, तो आंसर आपका फोर्थ ही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। हाँ, जॉन डीवी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताओ, जॉन डीवी किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, इसका आंसर आप लोग दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में यानी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ में, मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मेन उद्देश्य, मेन कोज क्या था, ठीक है, बताओ। देखिए अगर मैं बात करूं, आपके जो मिड डे मील जो स्टार्ट हुआ था, बताओ किस साल में स्टार्ट हुआ था, किस ईयर में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। बेसिकली आज की डेट में मिड डे मील का नया नाम आ गया है, जिसका नाम है पीएम पोषण योजना। मिड डे मील का क्या नाम है, पीएम पोषण योजना, ये मिड डे मील का नया नाम है। देखिए मिड डे मील की जो शुरुआत हुई थी, पहले बताओ कमेंट बॉक्स में कब किस साल में शुरुआत हुई थी। मिड डे मील की शुरुआत इसलिए हुई थी, जो बच्चे हैं उनका जो है शारीरिक यानी कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी किया जा सके, उनको एक क्वालिटी वाला, एक गुणवत्तापूर्वक भोजन स्कूल के अंदर दिया जा सके, ताकि बच्चे के मानसिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी हो सके। बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये जो क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा गलत है। जो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी ताकि बच्चों को, जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको अच्छा एक पौष्टिक भोजन दिया जाए, ठीक। ये बात आपने देखी। जब ये योजना शुरू हुई, तो शुरू होने के बाद, इसके इंप्लीमेंटेशन होने के बाद, इसके बाद देखा गया कि बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई स्कूल के अंदर। भाई कोई खाने के लिए ले आया, या किसी ने सोचा चलो खाने के बहाने बच्चे का कुछ ना कुछ वैसे विकास होगा, अपने बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। तो जब मिड डे मील सफल होता गया, तो उसके बाद नामांकन संख्या बढ़ती गई स्कूलों के अंदर। जो प्राइमरी स्कूल थे, पेरेंट्स ने स्कूल में भेजना शुरू करा अपने बच्चों को, ठीक है, चाहे लालच में भेजना शुरू करा। तो मिड डे मील प्रारंभ करने का बेसिकली मेन उद्देश्य यह था कि बच्चों को एक क्वालिटी, एक गुणवत्तापूर्वक भोजन दिया जाए, और उस के बदौलत नामांकन संख्या स्कूलों में बच्चों की वो बढ़ती गई। तो आंसर हो जाएगा इसमें, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही है, 1995 15 अगस्त और नया नाम है इसका पीएम पोषण योजना मिड डे मील का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। उद्दीपन अनुक्रिया यानी स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स थ्योरी है, वो किसने दी थी, यान पावलो, एल थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, या फिर कोलर। देखिए सुपर टेट के एग्जाम में जितने भी मनोवैज्ञानिक है, चाहे पावलो हो, थॉर्नडाइक हो, स्किनर हो, कोलर हो, पियाजे हो, कोलबर्ग हो, थॉर्नडाइक हो, जितने भी XYZ मनोवैज्ञानिक है, उनको जरूर कर लेना। किसी भी मनोवैज्ञानिक को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई नंबर के पूछे जाएंगे किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक से संबंधित। अब देखो सिलेबस में अगर आप पढ़ोगे तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत दिए हुए हैं। बेसिकली क्या दिया हुआ है आपका, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये आपको चैप्टर दिया हुआ है कि अधिगम के जो सिद्धांत है। अब जब अधिगम की सिद्धांत की बात हो जाएगी तो उसमें क्या आ जाएगा, ये आपके थॉर्नडाइक वगैरह साहब आ जाएंगे, ठीक है, जो थॉर्नडाइक, पावलोव वगैरह आ जाएंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कहने से आप लोग जितने भी मनोवैज्ञानिक है उन सभी को पढ़ लेना। पता नहीं किसके बारे में एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ ले। मैंने कहा ना, जो सबसे ज्यादा पढ़ेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। तो अधिगम के सिद्धांत आपके चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन मेरे कहने से सभी मनोवैज्ञानिक के बारे में जितनी भी थ्योरी है उनको आप लोग पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आप लोगों ने दे भी दिया। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, थॉर्नडाइक होगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या है। डिसेबिलिटी पूछी है, रीडिंग की और राइटिंग की। देखिए बेसिकली जो क्वेश्चन है, अगर इसकी मैं ऑप्शन देखूं, पहला है ओटिज्म। ओटिज्म का मतलब होता है स्वलीन, जो बच्चा अपने में लीन होता है, कम बात करता है दूसरों से, ये तो होने से रहा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया बेसिकली आपका पढ़ने से संबंधित विकार होता है, रीडिंग से संबंधित विकार होता है, जब बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पाता किसी चीजों को, ठीक है, तो आपका डिसलेक्सिया होता है। लेकिन यहां पर साथ में राइटिंग भी दिया हुआ है, तो बेसिकली क्वेश्चन ही गलत है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। इनको खाली रीडिंग देना चाहिए था, ठीक है। और ऐसे जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इनकी बदौलत ही जो भर्ती होती है वो कोर्ट में चली जाती है कि ये क्वेश्चन गलत दे दिया, इसके ऊपर विवाद है, ठीक है। तो कोई भी भर्ती हो 68,500 69,000 हुई, वो कोर्ट के रास्ते से गई है, ठीक है। भगवान ना करे आपकी भर्ती देखने को मिले ऐसे। तो रीडिंग और राइटिंग पूछा है, तो डिसलेक्सिया ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर सही लगाना पड़ेगा। और डिस्पेरेक्सिया आपका नहीं होता, या आपका जो माइंड मोटर स्किल होता है और उससे आपका संबंधित विकार होता है। एप्रेक्सिया आपका डिस्प्रेक्सिया का ही भाग है। देखो कभी आपने देखा होगा एक जगह तो डिस लगा होता है, एक जगह ए से शुरुआत होती है, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलेटर, डिसमोर्फिया, डिसग्राफिया, ये सब के अंदर आपके डिस लगा होता है, लेकिन किसी के अंदर ए से शुरुआत होती है, एप्रेक्सिया, ठीक है, इस तरीके से। तो जिन विकार का जो अधिगम के विकार होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जिनको कुछ प्रैक्टिस के बाद सही किया जा सकता है, उनके आगे लगाते हैं डिस। और जिनको सही नहीं किया जा सकता, जैसे मान लो भाई कुछ को पढ़ने में कोई दिक्कत है, सही से पढ़ नहीं पाता, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता, या पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, तो उसको प्रैक्टिस कराया जाए तो वो सही हो जाएगा। लेकिन जिसको बोलना ही नहीं आता या जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकता, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, फिर वो एलेक्सिया के अंदर आपका आ जाएगा। तो समझे ए का मतलब क्या होता है, ठीक। तो आंसर सेकंड लगाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वरना तो क्वेश्चन ही पूरा गलत है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि किसने कहा था नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। बर्नेट ने, रोजर्स ने, माइल्स ने, या फिर एलन ने। सीधा सा इसके ऊपर आंसर लगाएंगे, आंसर इसका रोजर्स, सेकंड आंसर आपका सी हो जाएगा। मैंने कहा जितने भी मनोवैज्ञानिक है या शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। किसने क्या स्टेटमेंट दिया था, कौन सी बुक लॉन्च करी थी, कौन सा सिद्धांत दिया था, एक्स वाई जेड, हमको सभी चीज पढ़नी है सुपर टेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। कोई ऐसी नहीं है कि इतनी सी चीज आप लोग पर्टिकुलर पढ़ लोगे और इसी में से सारा पेपर आ जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स होता है, पता नहीं क्या पूछ ले एग्जामिनर, ठीक। बढ़ते हैं आपके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे पहले किस समिति ने, इनको ध्यान से देखना, दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द है, अपव्यय और अवरोधन, इन पर विचार किया था। देखो ध्यान से देखना, मैंने कहा ना, जैसे जो जितनी भी शिक्षा की समितियां है, चाहे आजादी से पहले की बनी हो चाहे आजादी के बाद की बनी हो, सबके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। देखो जो इसके, अगर मैं आंसर पर सीधा हूं, पहले आंसर देखिए, तो हर्टोग समिति थी, ठीक है, हर्टोग समिति थी। तो ये भी एक अंग्रेजी थे, तो इनके नाम पर इस समिति का जो है गठन हुआ था, ठीक है। और इंडिया की जो एजुकेशन है उसको बहुत सही से जानते थे जो हर्टोग थे, ठीक। और मेरे ख्याल से बांग्लादेश के अंदर कुछ कुलपति वगैरह भी रह चुके हैं, तो अच्छी खासी नॉलेज थी इन्हें भारत की शिक्षा के बारे में। तो इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया, हर्टोग साहब को। तो इस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, तो रिपोर्ट पेश करने पर जब इन्होंने दो शब्द दिए, एक तो दिया अपव्यय और एक दिया था अवरोधन। देखो सिंपल सा समझना, ए के बारे में समझ आ जाएगा आपको। अपव्यय का मतलब था, हर्टोग समिति के अंदर अपव्यय का मतलब था कि जो अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, उसको पूरे किए बिना स्कूल से हट जाते हैं, उसको पूरे किए बिना स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल से हट जाते हैं, वो होता है आपका अपव्यय। अगर बात करूं दूसरे शब्द की, जिसका मतलब होता है अवरोधन, जो एक ही क्लास में एक से ज्यादा बार रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा बार एक क्लास में रह जाते हैं, ये होता है आपका अवरोधन। तो हर्टोग समिति के अंदर इन दो शब्द के ऊपर खासकर विचार करा गया था, अपव्यय का और अवरोधन का। जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते थे और जो एक क्लास में ही रह जाते थे लंबे समय तक, ये हर्टोग समिति ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा था। अब इन्होंने जो अपव्यय और अवरोधन है, इसकी वजह क्या बताई थी, इसके कारण क्या बताए थे कि बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं या एक ही क्लास में ज्यादा बार रह जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन इन्होंने बताया था गरीबी का, कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी है, ये सबसे बड़ा रीजन है, सबसे मेन रीजन ये बताया था। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि जो स्कूल का डिस्टेंस होता है, स्कूल की जो दूरी होती है, ये भी इन्होंने रीजन बताया था। मतलब बहुत सारे रीजन बताए थे, मैं तो मेन आपको बता रहा हूं।
उसके अलावा जो टीचर है वो ट्रेन टीचर नहीं है, ये भी इन्होंने रीजन बताया था। तो ये जो हर्टोग साहब है, इन्होंने जब अपनी समिति की रिपोर्ट पेश करी थी उसके अंदर ये चीज आपको बताई थी। तो आप लोग समझ गए इसका, तो आंसर इसका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। यहां तक आप लोग समझे। अगर आप लोग दूसरी समिति की बात करोगे, प्रोफेसर यशपाल समिति, इसका समिति का दूसरा नाम भी होता है राष्ट्रीय सलाहकार समिति। बड़ा महत्वपूर्ण है, यशपाल समिति कई बार टीचिंग एग्जाम में पूछी जा चुकी है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति, इसका दूसरा नाम मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपकी 1992 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, केवीएस में भी ये देखने को मिला था, ठीक है। प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 में बनाई गई थी। अगर आपको ध्यान हो, एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो नेशनल 2005 की जो स्थापना हुई थी, जो बनाया था, वो भी इसी समिति के अकॉर्डिंग बनाया गया था, ठीक। तो जो यशपाल समिति बनी थी, इन्होंने कहा था कि बेसिकली एक स्टेटमेंट से आप लोग समझ जाओगे, शिक्षा बिना बोझ के, पूरा का पूरा जोर इस समिति का इस बात पर था, शिक्षा बिना बोझ के। मैं इसको लिख देता हूं, शिक्षा बिना बोझ के, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। कि भाई जो छोटी क्लास होती है, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, जो ठीक है, उनके बोझ को कम करने के लिए, उनके बोझ को कम करने के लिए और एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इस समिति को बनाया गया था 1992 में, प्रोफेसर यशपाल की अगुवाई के अंदर। मतलब इस कमेटी में और भी बहुत लोग थे, लेकिन उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल साहब ने करी थी। आप लोग समझ गए कि बोझ को कम करने के लिए। अब देखा होगा स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जो पहले होते हैं, जैसे हम लोग भी स्कूल के अंदर पढ़ते थे, तो अपना कितना भारी भरकम बैग लेकर जाते थे। तो इस समिति ने कहा कि इतना भारी बैग लेकर नहीं जाना, ठीक है। तो आप लोग समझे, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक। अगर आपको ध्यान हो, टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? टीचर स्टूडेंट का रेशियो वो होता है आपका 1:30, यानी 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। लेकिन पहले ये रेशियो हुआ करता था 1:40 का। तो प्रोफेसर यशपाल समिति के अकॉर्डिंग ही, इस समिति के आधार पर ही इस रेशियो को 1:40 से काटकर 1:30 किया गया था। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस समिति के अंदर। तो यशपाल समिति के बारे में आप लोग समझ गए। अगली समिति की अगर मैं बात करूं, मेहता समिति। अब देखो इन्होंने सरनेम लिखा है मेहता, अब पता नहीं मेहता साहब से तो कितनी समितियां बनी होगी, लेकिन ज्यादातर इसकी संभावना है ये बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, उनके बारे में बात हो रही है, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाई थी। पंचायती राज व्यवस्था, इसको मजबूत करने के लिए इस समिति का गठन हुआ था, ठीक है। अब देखो बलवंत राय मेहता आ गई, तो अशोक मेहता साहब भी आ सकते हैं। मेहता समिति है, इनका नाम भी है, तो अशोक मेहता साहब भी आ सकते हैं, इनका भी यही था बेसिकली। तो ये तो आपका होने से रहा। जाकिर हुसैन समिति, ये भी आपके एजुकेशन से जुड़ी हुई है। तो देखो जितनी भी समितियां है उनको आप लोग डिटेल में कर लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिट आपको देगी। और एजुकेशन से जुड़ी हुई तो किसी को भी मत छोड़ना आप लोग, ठीक है। और जैसे बाकी की समितियां, जैसे मेहता समिति होगी, ये आपके ईवीएस वगैरह में आपको हेल्प करेगी, जो जीके वाले सेक्शन होते हैं उसमें आपको हेल्प करेगी। मैंने कहा ना, कुल मिलाकर आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है, सब आपको पढ़ना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, अभी मैं कराऊंगा सब चीजें। अभी तो मैं उनकी बुक ही तैयार कर रहा हूं, तो जितना मटेरियल है उसको इकट्ठा कर रहा हूं। ऑलरेडी मेरे पास बहुत मटेरियल है, लेकिन मुझको ज्यादा इकट्ठा करना पड़ रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है आपका, ठीक है। देखो जब मैंने पढ़ाई करी, तैयारी करी, तो मेरे तरीके लगता, लेकिन अब मुझे उनको आपको कन्वर्ट करके देना है बुक में, तो उसमें अपनी तरफ से और चीजें लेनी पड़ती है, ठीक है। कुछ चीजें तो मेरे दिमाग में पहले से थी, तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि परम शून्य स्थित होती है, किसमें होती है? नामित स्केल में, यानी जो नॉमिनल स्केल होता है, आंतरिक स्केल में, क्रमिक स्केल में, या फिर आनुपातिक स्केल में। बताओ इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका किससे लिया हुआ है? मापन से आपका चैप्टर लिया हुआ है। कौन से? मापन से लिया हुआ है। तो बेसिकली 4 तरीके की स्केल आपको पढ़ना है। पहले नंबर पर जैसे लिखा हुआ है नामित स्केल, यानी कि नॉमिनल जो आपका मेजरमेंट होता है, नॉमिनल आपका स्केल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो विशेषता होती है, इसमें सिंपल सा लिख लो, इसमें क्या होता है, किसी की जो विशेषता होती है, जो किसी का गुण होता है, उसके आधार पर मापन किया जाता है, उसके आधार पर मेजरमेंट किया जाता है, किसी की विशेषता के आधार पर। अगर मैं किसी से कहूं आपको, जैसे किसी का मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर अगर मैंने बताया, कोई भी मोबाइल नंबर बताया, तो और वो किसी ने कहा कि भाई ये तो फलाने का मोबाइल नंबर है, तो क्या हुआ, उसकी विशेषता के आधार पर बता दिया किसका नंबर है। जैसे एटीएम नंबर हो गया, एटीएम नंबर से पता लग जाता है कि भाई किस बैंक का है या किस आदमी के पास ही एटीएम नंबर है। तो किसी की विशेषता के आधार पर जब मापन किया जाता है, वो होता है आपका नॉमिनल मेजरमेंट, नॉमिनल स्केल होता है आपका, ठीक। उसके अलावा दूसरा हो गया आपका आंतरिक स्केल,
ठीक है, या फिर अंतराल भी बोल सकते हो इसको। इसमें अंतराल देकर मापन करते हैं, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें कुछ अंतराल देकर मापन करते हैं। जैसे जो जनगणना, मैं भी क्या बोल रहा हूं, जो जनगणना होती है, जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, जनसंख्या की जनगणना होती है, वो लगभग हर 10 साल के बाद होती है। ठीक है, अभी तो होने को हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई, तो हर 10 साल के बाद होती है, यानी कि एक अंतराल पर होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें हर 10 साल के बाद हम मेजर करते हैं, मापन करते हैं कि भाई अब इतनी पॉपुलेशन हो गई है। ठीक, तीसरा होता है आपका क्रमित स्केल। क्रमित स्केल के अंदर क्या होता है, एक क्रम के अकॉर्डिंग, इसके नाम से पता चल रहा है, एक क्रम के अकॉर्डिंग मापन होता है। जैसे जब स्कूल के अंदर पढ़ते थे क्या होता था कि भाई ये तो फर्स्ट आया बच्चा, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, तो एक क्रम के अकॉर्डिंग हमने मापन कर दिया कि कौन सा बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आया। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वह आपका जिसमें परम शून्य होता है आपका, वो होती है आपकी आनुपातिक स्केल में, तो आंसर इसका आपका फोर्थ हो जाएगा। परम शून्य क्या होता है, परम शून्य का मतलब होता है सिंपल, जिसमें कोई गुण ना हो। परम शून्य का मतलब होता है जिसमें कोई गुण ना हो, यह आपका परम शून्य का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो भाई सुपर टेट का आपने एग्जाम दिया, 150 नंबर आप लोग लेकर आ गए, ओ सॉरी 150 नंबर का पेपर हुआ और उसमें आप लोग 120 नंबर लेकर आए, लेकिन किस्मत ऐसे हुई, एकेडमिक का ऐसा कुछ मैटर बना या भर्ती कुछ ऐसे कम आ गई, उसमें मान लो सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपने देखो कितनी बढ़िया मेहनत करी, कितना एफर्ट डाला, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो जो रिश्तेदार है, पास पड़ोस वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो ये कहेंगे कि भाई पढ़ता नहीं था, फेल हो गया, फेल हो गई, उसको मतलब नहीं है, उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। तो परम शून्य का मतलब आप लोग समझे, जिसमें कोई गुण नहीं होता हो। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है कि भाई बच्चा कितना भी लेकर आ जाए। ठीक, तो ये आपका मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, कि पाठ प्रस्तावना कौशल में मुख्य संगठक क्या होता है। देखिए पाठ प्रस्तावना कौशल, भाई मान लो आपको कोई लेसन पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल मैं ही आपको क्या है सुपर टेट के बारे में पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं, ठीक है, शिक्षण कौशल आपको पढ़ा रहा हूं, तो पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूं। प्रीवियस ईयर के पेपर इसलिए करा रहा हूं जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, आपको पता लग सके कि भैया आप लोग कितना जानते हो उस चीज के बारे में, तो प्रीवियस नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका। ठीक है, तो आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। हाँ जी सर, मेरे 116 और 121 है, बहुत बढ़िया। सीटेट में बहुत आए इस बार जिनके 130 प्लस भी है। और ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है कि व्हेन वाज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय एनसीईआरटी, कि एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी ने कब प्रस्तुत किया था। सिंपल बात है, एनसीएफ 2005 एक साथ ही बोलते तो आंसर थर्ड सही हो जाएगा, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, कि एनसीएफ क्यों बनाया गया, कब बनाया गया। अब यहां पर क्या होता है, आपका चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है, सुपर टेट के अंदर आपको चीजें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो एनसीएफ को डिटेल में पढ़ना, एक बार मैं दोबारा करा दूंगा, वरना एनसीएफ के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वह उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। तो यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, शिक्षा से जुड़ी हुई जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है या जितनी योजनाएं है या XYZ शिक्षा से जुड़ा कुछ भी हो, उसको छोड़ना मत बिल्कुल भी, उसको जरूर कर लेना। जैसे ये डेफिनेशन दोबारा आ गई, ठीक है, एक डेफिनेशन और गई थी, दूसरी आ गई, तो दो डेफिनेशन आपको 69,000 भर्ती में आपको देखने को मिली। ठीक, तो इसका आंसर की अगर बात करो तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका वेलफेयर ग्राह्य द्वारा, आंसर थर्ड सी हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं बार बार डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले आपके, ये आ गए आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मतलब अब आपका अगला टॉपिक आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि भारतीय पुनर्वास परिषद, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 68,500 में आया, 69,000 में आया और कई टीचिंग एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, केवीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी। ठीक है, तो इसका जो गठन था, पहले गठन देख लो, इसका गठन हुआ था 1986 में, और हमेशा जितनी बार मैंने क्वेश्चन देखा है उसमें सेम एज इट इज रिपीट आया कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी दिव्यांग जनों की शिक्षा के लिए, जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आंसर थर्ड आपका सही हो जाएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये आपका 68,500 69,000 दोनों में आया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ है
कि विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। जो विकास की जो डायरेक्शन होता है उसमें क्या होता है, तो देखो सिंपल से सामने आपकी स्क्रीन पर देख कर समझ गए होंगे, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल दोनों ही, मस्का दोमुखी विकास का नियम और निकट से दूर का नियम। ठीक है, मस्का दोमुखी नियम में क्या होता है, इसमें जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर चलता है, विकास सिर से पैर की ओर चलता है। ठीक है, जैसे मान लो ये बच्चा बना दिया मैंने, ये बन गया कोई बच्चा। ठीक है, ये बन गया, ये रहे इसके हाथ पैर, ये बना दिया बच्चा। तो जब विकास सर से, आपने देखा होगा जब बच्चे कुछ पैदा होते हैं तो उनका सर बड़ा होता है, सर का विकास पहले ज्यादा होता है, तो पहले उनका विकास सर का होता है फिर बाकी के हिस्सों तक वो पहुंचता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मस्का दोमुखी विकास, कि मस्तिष्क से आपके बाकी के हिस्सों की ओर पहुंचता है। एक होता है आपका निकट से दूर का नियम, प्रोक्सिमोडिस्टल जो होता है, यह आपके केंद्र से शुरू होकर, यह आपका जो केंद्र है इससे शुरू होकर बाकी शरीर के बाकी हिस्सों तक आपका पहुंचता है। तो विकास के नियम के सिद्धांतों में आपका दिया हुआ है, तो विकास के जितने भी सिद्धांत हैं उनको आप लोग जरूर देख लेना। और इनफैक्ट जितना आपका जो विकास का चैप्टर है, जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जो वृद्धि और विकास हो गया, विकास के आयाम पूछ लिया आपसे, विकास के सिद्धांत पूछ लिया आपसे, और विकास से जुड़ी अवस्थाएं पूछ लिया आपसे, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, शैशवावस्था। तो कुल मिला के विकास से जुड़ी जितनी भी चीजें उनको कर लेना, इनमें से आपका जरूर देखने को मिलेगा 1 नंबर का क्वेश्चन। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। सर हम ओबीसी कैटेगरी से है, मेरा सीटेट में 803 मार्क्स है, हम पास है नहीं। अरे भाई ये कितना, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर कितनी बार देना पड़ेगा? जो ओबीसी कैटेगरी का होता है ना उसका 82 पर पास होता है। अगर किसी के 82 नंबर है सीटेट के अंदर तो उसका पास है। ठीक है, आप कितना पूछते हो एक क्वेश्चन को बार बार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ये आपके सिलेबस में चैप्टर में दिया हुआ है, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के बीच में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी का आईक्यू लेवल कम है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीखता है। ठीक है, किसी के हेरिडिटी का फर्क पड़ता है उसके ऊपर, किसी के एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। तो सभी के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जितना आप लोग सब अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हो। तो एक इसमें जो मनोवैज्ञानिक है मार्गरेट मीड का जो इसके अंदर नाम आ रहा है, ठीक है, ये अमेरिका की एक मनोवैज्ञानिक थी, लिख देता हूं मैं, अमेरिका की एक मनोवैज्ञानिक थी। तो इनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने किसको माना है, तो सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने माना था कल्चर को, यानी संस्कृति को। तो आंसर आपका 4th आंसर इसमें सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता वाला देखो ये चैप्टर आपने अगर पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, सीटेट में तो आपका 1 नंबर का पूछा जाता है, यूपीटेट में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके लिए बात बनेगी। ठीक, देखते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहोगे सर इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन सुपर टेट में पूछे जाते हैं। सुपर टेट कोई हार्ड नहीं आता, इस बात को आप लोग मुझसे लिख कर ले लो कि बहुत हार्ड पेपर आता है। और मैं तो कहता हूं अगर पेपर जितना हार्ड आएगा ना, तो समझो आपके सिलेक्शन की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। ये एक फैक्ट आपको बता रहा हूं, जितना पेपर हार्ड आएगा उतने सिलेक्शन की संभावना आपकी बढ़ जाती है। ये मैंने आज तक ऑब्जर्व करी है, जितने भी एग्जाम मैंने दिए। तो सुपर टेट में आप लोग बेफालतू में इतना डरते हो कि ये इतने सारे चैप्टर दिए हुए, इतना सिलेबस है, कैसे होगा। चीजें आपकी आसान आती है, चीजें आपके इजी प्लस मॉडरेट लेवल की आती है, लेकिन आपको पढ़ना ज्यादा है, इतना आपको काम करना है। ठीक है, हार्ड के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। आप देखो ब्रेल लिपि, आपको पता है लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाई थी। लुइस ब्रेल जो आपके फ्रांस के थे, इनकी क्या है, बचपन में ही एक औजार से खेल लेते, इनकी आंखें चली गई थी, लेकिन इनके अंदर लगन थी, डेडिकेशन था का आगे कुछ बढ़ने का, पढ़ने का, तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया। कितने पॉइंट पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। सीटेट में बहुत पूछा जाता है ये। ठीक, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। बेसिकली आपके सिलेबस में जो मैंने शुरुआत में आपको चैप्टर दिखाया था कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो चीजें दी हुई है, उसी से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है, यानी सिलेबस में से आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भले ही आपके आसान हो। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। देखिए फिर वही बात आ गई जो मैंने कहा था कि जितने भी मनोवैज्ञानिक है, जितने A to Z, उन सभी की थ्योरी को डिटेल में पढ़ लेना, उन सभी के स्टेटमेंट को, डेफिनेशन को, उनकी किताबों को, उनकी आलोचनाओं को डिटेल में पढ़ लेना। पता नहीं किस मनोवैज्ञानिक का आपको पूछ लेगा। देखो पूछा तो वैसे सिंपल ही है, सीधा सिद्धांत के नाम के बारे में पूछा है। जैसे ऊपर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पूछ लिया, यहां पर प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पूछ लिया। क्वेश्चन तो सिंपल आ रहा है, क्वेश्चन तो इजी आ रहा है, क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, लेकिन
चीजें ज्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा पढ़ना आप लोग, ठीक। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, गया आपका कमेंट ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हेरिडिटरी जीनियस। ये एक बुक है, ये किसने लिखी थी? हेरिडिटरी जीनियस जो बुक लिखी थी, ठीक है। तो ये बुक जो लिखी थी वो लिखी थी फ्रांसिस गाल्टन ने। आंसर आपका सेकंड सी हो जाएगा। देखो जितनी भी बुक है वो ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में करा चुका था, लेकिन आपको दोबारा करा दूंगा। जितने मनोवैज्ञानिक से संबंधित महत्वपूर्ण किताब है उनको एक बार आपको फिर दोबारा डिटेल में करा दूंगा, ठीक है। तो बुक की टेंशन आप लोग मत लेना, मैं करा दूंगा दोबारा सभी। बस याद करना आप जितना हो सके, मटेरियल तो मैं आपको खूब दे दूंगा। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? देखो दो क्वेश्चन आ गए बाल विकास से आपके, ठीक है। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होता है? सामने आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शन भी दिए हुए। अंतःस्रावीय ग्रंथियां जो होती है वो बच्चे के विकास को प्रभावित करती है, चाहे मेल हो फीमेल हो। पौष्टिक भोजन प्रभावित करता है, रोग और चोट ये भी प्रभावित करता है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको मिल जाएंगे सीटेट के नोट्स। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए गेने साहब आपके सामने आए और गेने साहब आपके 69,000 में भी देखने को मिले और 68,500 में भी आपको देखने को मिले। बेसिकली आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं रॉबर्ट गेने साहब, ठीक है, इनको जरूर देख लेना। तो देखो इसमें पूछा है गेने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है। लेकिन आप लोग गेने की थ्योरी को डिटेल में पढ़ लेना। जो रॉबर्ट गेने साहब है इन्होंने अधिगम के 8 स्टेप बताए, अधिगम के 8 प्रकार बताए कि बच्चा किस तरीके से सीखता है, ठीक है। इनकी एक डेफिनेशन भी थी। इन्होंने कहा था कि जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, वो मनुष्य के जो संस्कार होते हैं और जो उसकी क्षमता होती है उसमें परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो संस्कार और क्षमता में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ऐसा बोलते थे रॉबर्ट गेने साहब। ये स्टेटमेंट बहुत पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। इनकी एक बड़ी फेमस बुक है, उस बुक का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग। बुक का नाम है इनकी कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। अधिगम से जुड़ा हुआ आपका देखो चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये इनकी बुक का नाम है। उसके अलावा जो गेने ने अधिगम के जो 8 स्टेप बताए हैं उन 8 स्टेप के बारे में देखिए, यहां मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर मत जाइए, 8 स्टेप आप लोग देखिए रॉबर्ट गेने साहब के। इनका पहला स्टेप होता है संकेत अधिगम। भाई सीखने के लिए सबसे पहले क्या है? संकेत अधिगम। उसके अलावा बात करूं दूसरे की तो एसआर अधिगम यानी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तीसरा हो जाएगा आपका श्रृंखला अधिगम। चौथा हो जाएगा आपका शाब्दिक साहचर्य अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। पांचवा हो जाएगा आपका विभेद अधिगम। छठा हो जाएगा आपका संप्रत्यय अधिगम। सातवां हो जाएगा आपका सिद्धांत अधिगम। और सबसे एंड में सबसे आठवां जो होता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका नाम है आपका समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। ये गेने साहब ने अधिगम के 8 स्टेप 8 प्रकार बताए थे। इन 8 के 8 को कर लेना। कभी तो इनका सीक्वेंस पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है सबसे पहला स्टेप कौन सा है या सबसे आखिर का स्टेप कौन सा है। तो इनको डिटेल में जब मैं आपको एक बार और कराऊंगा गेने साहब की थ्योरी, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। फिलहाल समझ लेना गेने साहब आपके बड़े महत्वपूर्ण है, 69,000 68,500 दोनों में ही पूछे गए आपके, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी पूछी हुई है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड उसकी स्टेज पूछी हुई है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की 4 स्टेज होती है। 4 स्टेज में पहली होती है आपकी प्रिपरेशन, तैयारी करना। भाई आपको किसी समस्या का समाधान करना है, ठीक है। बस समस्या आपके सामने आएगी कि आपको सुपर टेट में 150 में से 140 का स्कोर करना है। आपके सामने समस्या आ गई तो क्या काम करोगे आप? सबसे पहले प्रिपरेशन करोगे कि भाई 140 नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। आप लोग इंफॉर्मेशन को, जो जानकारी होती है, जो डाटा होता है, उसको इकट्ठा करोगे। 140 प्लस के लिए क्या क्या डाटा में इलीगल डाटा मत जोड़ देना कि उससे जुगाड़ करूंगा वो इतने लाख रुपए में पेपर लीक करा देगा, ये वाला डाटा कलेक्ट मत करना। जो पढ़ाई वाले से जुड़ा हुआ डाटा है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आपके सामने समस्या आई, उसका समाधान करने आप बैठे, आपने सबसे पहला काम करा, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है आपका इंक्यूबेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है आपका इंक्यूबेशन, जिसमें जो समस्या होती है उससे जुड़ी जो जानकारी होती है उसके दिमाग में आप लोग सोच रहे हो यार 140 प्लस नंबर लाने हैं
तो ये चीज पढ़नी पड़ेगी, ऐसा काम करना पड़ेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा। अपने दिमाग में अभी आप लोग चीज सोच रहे हो, अपने धरातल पर भी आपने काम करना शुरू नहीं करा, बस दिमाग में अभी सोच रहे हो। तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपके इल्यूमिनेशन। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि भाई इस समस्या का सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा कि एक काम करो यार, सचिन सर की वीडियो देखना शुरू करते हैं, ये वाली बुक पढ़ना शुरू करते हैं, या सचिन सर की बुक जो बना रहे हैं उसको पढ़ना शुरू करेंगे, इधर से प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज करेंगे। तो आपने क्या काम करा, आपको अब ढूंढना शुरू कर दिया, आपको पता चलेगा कि भाई सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा। और जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तो चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन। चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन। लास्ट में आप क्या काम करोगे, वेरीफाई करोगे कि हाँ भाई मैं इतने नंबर ला सकता हूं या नहीं ला सकता। तो जो समस्या समाधान की जो स्टेज होती है, जो 4 स्टेज होती है, इसमें पूछा है समस्या समाधान की व्यवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। तो अभी मैंने आपको चारों स्टेज बताई, तो किसमें ध्यान नहीं देता, तो नहीं देता इंक्यूबेशन में। इसके अंदर क्या काम करता है, वो समस्या से जो जुड़ी जानकारी होती है उसको अपने दिमाग में सोचता रहता है। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। जी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहां पर स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय अस्थि जो विकलांग संस्थान आपका है, हाँ जी गया आपका ऊपर, यह पड़ता है आपका कोलकाता के अंदर पड़ता है। देखिए मैंने कहा ना, बच्चों से जुड़े हुए, खासकर जो दिव्यांग बच्चे उनसे जुड़े हुए काफी क्वेश्चन आपके सुपर टेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग कहां पड़ता है, आपका कोलकाता के अंदर आपका पड़ता है। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आ गई होगी चीजें जी। अच्छा एक चीज और लिख लो, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान तो ये आपका हो गया, एक लिखो इसमें राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये पड़ता है देहरादून के अंदर। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है, ये देहरादून के अंदर पड़ता है। ठीक, तो ये जितने भी संस्थान है उनको जोड़ देख लेना, क्योंकि बच्चे से जुड़े हुए संस्थान है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो क्वेश्चन थे 10-10 नंबर के आपके बाल मनोविज्ञान शिक्षण क्वेश्चन में पूछे गए थे, वो मैंने आपको अब करा दिए। अब मैं आपको जो 68,500 शिक्षक भर्ती में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है 500 की जगह 5,000 हो गया, 68,500 के अंदर जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे उन 20 क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। अब देख रहे हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा कि इन दोनों शिक्षक भर्ती में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने सिलेबस में आए, सिलेबस में से आ रहे हैं और कौन से सिलेबस से बाहर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन करा दिए, अब 20 क्वेश्चन के ऊपर आप लोग एक बार और नजर डालो। ठीक है सर जी, बिना थ्योरी के समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, देखो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूं कि भाई ये आपका ये सिलेबस है, ये पैटर्न है और आपके ये चैप्टर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूं। ठीक है, जब आपको इतनी समझ हो जाएगी, सिलेबस के बारे में पता लग जाएगा, प्रीवियस ईयर के बारे में पता लग जाएगा, देन मैं आपको डिटेल में पढ़ाना चीजें शुरू करूंगा। क्योंकि पहले आपको पता होनी चाहिए कि भाई लड़ाई लड़ने जा रहे हो किसी से, तो उसकी जानकारी तो रख लो जिससे लड़ाई लड़ने जा रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद कराऊंगा डिटेल में। आप लोग जुड़े रहना चैनल से, बेफिक्र रहना। ठीक, जैसे 68,500 के अंदर पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, इसमें यहां पर क्या थे, आंसर लिखने थे। यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं थे कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए, यहां पर आंसर आपको लिखने थे। और किसी ने जितने भी आंसर लिखे पैनल ने उन सभी को मान दिया था। ठीक है, तो मैंने तो खाली एक एक आंसर लिखा हुआ है जो मेन एप्रोप्रिएट है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालक जिनका IQ लेवल 140 प्लस तक का होता है, ठीक है, जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट होते हैं, जो हाँ जी, तो अभी टाइम लगेगा उस बुक को तैयार करने में। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं कहां पर था, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो टेक्निक होती है, वो डैश के चिंतन पर महत्व देता है। देखो जहां पर भी मानसिक उद्वेलन तकनीक आ जाएगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग आ जाएगी, इसका सीधा सा मतलब होता है आपके अपसारी चिंतन से। ठीक है, जहां पर समस्या के एक से ज्यादा समाधान किए जाते हैं। उसके अलावा दूसरी बात, अगर प्रतिभाशाली बच्चों की बात आ गई तो भी आपका अपसारी चिंतन आपका हो जाएगा। ठीक है, एक आपका अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है। अपसारी के अंदर समस्या के एक से ज्यादा समाधान होते हैं, किसी भी समस्या के एक से ज्यादा समाधान होते हैं अपसारी चिंतन के अंदर। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहना शुरू कर दूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपको क्या पता है, तो आप लोग एक से ज्यादा आंसर बता दोगे चीजें। ठीक है, तो अपसारी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीखने के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, तो थॉर्नडाइक साहब। देखो ऊपर भी आपके थॉर्नडाइक आए 69,000 में, 68,500 में आ गए। और बड़े महत्वपूर्ण आपके थॉर्नडाइक साहब, अगली जो वैकेंसी निकलेगी इसमें भी पूरी संभावना 1 नंबर का आपका जरूर आएगा। इनकी थ्योरी को डिटेल में पढ़ लेना, यूट्यूब पर भी मैं आपको करा चुका हूं और आपको आती भी होगी बहुत से लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए,
आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? देखो अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, अब देखो क्या हुआ 68,500 के अंदर जब लिखित में पेपर था, अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो बहुत से बच्चों ने लगा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है। बहुत से लोगों ने लगाया कि पियाजे साहब से संबंधित है। बहुत से लोगों ने लगाया अनुकूलन से संबंधित है। मतलब मैंने तो एक ही आंसर यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे आंसर है जो बोर्ड ने इनको सही माना था। तो रिटर्न एग्जाम में एक से ज्यादा आंसर देखने को मिले थे, इसलिए मुझे तो कोई खास लगा नहीं था। ऑब्जेक्टिव वाला सबसे बढ़िया होता है, एक लगाओ वो अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका पियाजी साहब से आपका ये वाला क्वेश्चन आया, आपका जो ये पूछा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अभिकर्मित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपके बीएफ स्किनर साहब पर, देखो अधिगम साहब का ये लिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक तो आपको सारे करने हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि 10-10 नंबर के जो आपके पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर के आपके मनोवैज्ञानिक बन रहे हैं, 4 भी बन रहे हैं, ठीक है। इनको जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका आईक्यू, जो बुद्धि लब्धि होती है उसके आधार पर जो मंदबुद्धिता होती है, मंदबुद्धि के बालक होते हैं, जड़ बुद्धि के बालक होते हैं, उनका सही स्तर का क्रम पूछ लिया। तो क्रम में किसी ने जड़ बुद्धि लगाया, किसी ने मूढ़ बुद्धि लगाया, किसी ने मूर्ख बुद्धि लगा दिया, किसी ने टेबल वाली चीज बता दी। तो ये आपका कुल मिला के इंटेलिजेंस वाले चैप्टर से पूछा गया। अब देखो सिलेबस में तो इतना नहीं है, लेकिन आपको पूछ लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं जितना हो सके पढ़िए आप लोग। जितना भी सीटेट, यूपीटेट या जितने भी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए उन सबको आप लोग पढ़िए, कोई चीज आपको छोड़नी नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया कि मौलिकता, नवीनता, इसको नवीनता भी बोलते हैं, और परवाह, ये किसके घटक होते हैं? ये घटक होते हैं सृजनात्मकता के, यानी कि क्रिएटिविटी के। ये सभी आपके घटक होते हैं। क्रिएटिविटी में ये सभी चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक शिशु जन्म के पश्चात पहले 15 महीने में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? तो देखो उसका नाम है आपका पूर्वाक भाषा विकास अवस्था। पूर्वाक नहीं, मतलब इसको प्राक भाषा विकास लिखो आप लोग, ठीक है। प्राक भाषा विकास। इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो शुरू के उसके 15 माह होते हैं, तो 15 माह में बच्चा अपने जो हाव भाव होता है, जो बच्चे के जो हाव भाव होते हैं, उनसे अपने विचारों को या अपनी आवश्यकताओं को एक्सप्रेस करता है। मान लो बच्चों को कुछ चीज चाहिए तो अपने जो हाव भाव होते हैं उनसे बताता है, और इसको वही चीज समझ पाता है जो बच्चे के साथ रहता है, जो बच्चे से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये होती है प्राक भाषा अवस्था, जिसमें बच्चा अपने हाव भाव के माध्यम से अपने विचारों को, आवश्यकताओं को एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये भाषा विकास अवस्था आपका विकास वाले चैप्टर से लिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में ना पूछी जा रही हो चैप्टर, जो सिलेबस में आपको चैप्टर दिए हुए ना वो तो आपको पूछे ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन सिलेबस के बाहर की भी चीजें आपको देखने को मिलती है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जितना हो सके पढ़ना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। कोलबर्ग साहब आपके आगे कि कोलबर्ग का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इनका सिद्धांत एक बालक के नैतिक विकास की व्याख्या करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं देखो 28 क्वेश्चन हो गए, अब 29वां क्वेश्चन चल रहा है। 29 क्वेश्चन के अंदर आपने एक चीज नोटिस करी, क्या कोई हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिला? 68,500 या 69,000 के अंदर कोई हार्ड क्वेश्चन देखने को मिला? कोई भी हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। इजी क्वेश्चन है, इजी प्लस मॉडरेट। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, हार्ड के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, बस चीज आपको ज्यादा पढ़नी है। इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करा रहा हूं, सिलेबस के चैप्टर बता रहा हूं कि आपको पता लग सके कि भाई हमारे एग्जाम में क्या चीजें पूछी गई है और कैसी पूछी जाती है। और ना आप लोग, आपको कोई भी कुछ बताएगा कि भाई बहुत हार्ड पेपर आता है, ये पढ़ो वो पढ़ो, आप भ्रमित हो जाओगे, ठीक है। सही गाइडेंस लीजिए, सही चीजें फॉलो करिए, एग्जाम भी आपका पास होगा, इतना उम्मीद है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, गेने साहब फिर आ गए। 69,000 में आपके पूछे गए थे, यहां भी पूछ लिया। 69,000 में आपको गेने के जो अधिगम के जो सिद्धांत के क्रम होता है, जो सही क्रम होता है वो पूछ लिया। और यहां पर क्या पूछ लिया कि गेने के अधिगम पदानुक्रम के अधिगम की सर्वोच्च अवस्था पूछ ली। तो इनकी मैंने 8 स्टेज आपको बताई थी। तो 8वीं स्टेज के अंदर जो सबसे 8वीं अवस्था है उसका नाम है आपका समस्या समाधान अवस्था। देखो मैंने कहा ना, गेने साहब को डिटेल में पढ़ लेना, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आप लोगों से इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भारतीय पुनर्वास परिषद दोबारा रिपीट हो गया। 69,000 में आया, 68,500 में आया, और सेम ऐसी रिपीट हो गया। ये इसकी स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई थी? दिव्यांग बच्चों के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है, या किसने अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत दिए थे या सीखने के शुरू के नियम दिए थे? तो दिए थे थॉर्नडाइक साहब ने।
इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो थोंडाइक साहब आपके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ गए, इनको जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है। 69,000 में पूछी गई हार्टोग समिति, ठीक है, और 68,500 में पूछ लिया कि किस शिक्षा स्तर से संबंधित है। तो ये संबंधित होती है आपकी प्राथमिक स्तर से। जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन करी है वो शुरुआत में देख लेना, अपव्यय और अवरोधन के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है, तो उसमें दी जाती है प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन थे। देखो पंचपदीय प्रणाली का अब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। तो ये बेसिकली बात हो रही है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। किनकी बात हो रही है? हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। तो 5 स्टेप इन्होंने बताया था, लिख देता हूं मैं आपको। पहली चीज बताई थी इन्होंने इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरी चीज बताई थी इन्होंने प्रेजेंटेशन, ठीक है। राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, समझते जाना मेरे भाव को, ठीक है। तीसरी चीज बताई थी इन्होंने कंपैरिजन यानी कि तुलना करना। चौथी चीज बताई थी इन्होंने जनरलाइजेशन, और एंड में इन्होंने चीज बताई थी एप्लीकेशन। ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है। इनको जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि एक एक थ्योरी आपका आधा घंटा लेकर चली जाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझे इसके बारे में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोजन शिक्षण विधि के प्रणेता कौन थे? प्रयोजन शिक्षण विधि के प्रणेता थे आपके विलियम एच किलपैट्रिक साहब, ठीक। जितनी भी शिक्षण विधियां है या जो मनोवैज्ञानिक है उनको जरूर देखना। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे आपके आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। अगला देखते हैं। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके इसमें भी पूछा जाता है बाल शिक्षण कौशल के अंदर, और आपका जीके के अंदर भी बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका वुड का घोषणा पत्र। अब है आपका असली टेस्ट जो आप सुपर टेट की तैयारी करोगे, ठीक है। इसमें आपको सभी चीजें पढ़नी है, चाहे जीके हो, मैथ्स हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे मनोविज्ञान, कुछ भी हो, मतलब, ठीक है। तो अब आपका असली टेस्ट है, इसलिए छोड़ना मत कोई भी चीज, एग्जाम बढ़िया नंबर से पास करना है। अगला सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों यानी जो इंटरेस्ट होते हैं, जो मनोवृत्तियां होती है, एप्टीट्यूड होता है, उससे संबंधित होता है। तो होता है बच्चे का भावात्मक पक्ष जो होता है, ठीक है। यहां तक इसको समझे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? देखो वो किया जाता है आपका निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक की बात होती है। निदानात्मक में क्या होता है? इसमें सिर्फ समस्याओं की पहचान की जाती है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्याओं की सिर्फ पहचान करना, ये होता है आपका निदानात्मक। और जब समस्याओं की पहचान की जाती है तो उसके बाद फिर उनका उपचार किया जाता है, यानी कि उपचारात्मक, टीएलएम का यूज करके, नए नए एग्जाम्पल का यूज करके। तो निदानात्मक के बारे में आप लोग समझे, बहुत पूछा जाता है आपके टीचिंग के एग्जाम में, ठीक। हाँ जी, थ्योरी पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभी पहले एक आपको ये सब चीज का इंट्रोडक्शन दे दूं, जो आपके सभी सब्जेक्ट है, मैं फिर आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ सर, ये प्रश्न आंसर छिपा के रखिए, ना अब कोई फायदा नहीं है छिपाने का। 68,500 में बस आपका ऐसा पूछा गया था, अब नहीं पूछा जाएगा, अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, ठीक है। तो छिपा के क्या काम करूंगा, मतलब कैसा हाथ रखू इसके ऊपर। आगे देखिए क्वेश्चन। शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रणाली विश्लेषण। ये भी आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको 40 क्वेश्चन बताए। 40 क्वेश्चन के अंदर क्या आता? आपके बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो 69,000 के 10 कराए, 68,500 के 10 कराए। शिक्षण कौशल 10 नंबर का आता है, तो दोनों के अंदर 10-10 कराए। तो दोनों के कुल मिला के आपके आज मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए थे। शुरुआत में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, कि भाई ये आप लोगों का सिलेबस है, ये इसके अंदर चैप्टर दिए हुए है और आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए। अब आपको इन चीजों को देखकर आइडिया लग गया ना कि भाई कैसा पेपर पूछा जाता है सुपर टेट का, ठीक है, क्या लेवल होता है क्वेश्चन का। तो इन क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन में से क्या, मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, कोई हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिला? कि भाई चलो एक दो क्वेश्चन को तो अगर छोड़ दे जिसके बारे में नहीं पता होगा, क्या कोई हार्ड क्वेश्चन आपको लगा? ईमानदारी से बताओ आप लोग। हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको इसमें देखने को। चीज आपको इजी और मॉडरेट ही देखने को मिलेगी, बस चीज आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो चीजें डिटेल में पढ़ लिए,
हार्ड के चक्कर में मत पड़िए, जितना हार्ड पढ़ोगे या दूसरों की उल्टी सीधी बात सुनोगे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपका माइंड घूम जाएगा, ठीक है। तो सही तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए। सुपर टेट का एग्जाम कोई ऐसा नहीं है कोई इतना बड़ा एग्जाम हो, बस उसमें वैकेंसी का वेट आपको करना है, कब आ जाए उसकी मैं नहीं बता सकता कब आएगी, ठीक है, और ना ही वो मेरा काम है, लेकिन जब भी आएगी तब तक मैं आपको इनके बारे में चीजें बता दूंगा, क्लास शुरू कर दूंगा। और देखो मेहनत आपके हाथ में है, जॉब लेनी है आपको लेनी है, मेहनत आपको करनी है। मैं तो इनफैक्ट आप लोगों के लिए सुपर टेट की बुक भी बना रहा हूं, इसके लिए भी अलग से मेहनत चल रही है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसी बन जाएगी उसके बारे में आपको बता दूंगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी सुपर टेट के एग्जाम के लिए। तो जो मेरा काम है मैं वो कर रहा हूं, और जो आप लोगों का काम है आप लोग उसको करिए, जॉब लेने का। वैकेंसी का वेट मत करते रहिए कब आएगी कब आएगी, और सभी एग्जाम की तैयारी आप लोग करिए, बाकी मैं तो आपकी तैयारी करा रहा हूं। जो नए बच्चे जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल कराऊंगा आपको सूचना वाला, 5 नंबर का आपका पूछा जाता सूचना वाला आपके शिक्षा इसमें सुपर टेट के अंदर, और ये हेल्प करेगा आपको केवीएस के अंदर भी हेल्प करेगा, ये वाला जो 5 नंबर का होता है, ठीक है, तो दोनों के अंदर हेल्प करेगा। सिलेबस आपके ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, बस आपको चीजें पढ़नी है सभी जितनी भी हो सके, ठीक। तो कल आपको वो वाला कराऊंगा, और जितने भी आपके सिलेबस के जो आपके टॉपिक है जो सब्जेक्ट है उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे आपको कराऊंगा, देन उसके बाद डिटेल में आपको कराना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए। कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों का पूछ लीजिए मुझसे, मैं उसका आंसर दे दूंगा जी। अपेयरिंग में सी टेट वैलिड है भाई, ठीक है। नोट्स कैसे मिलेंगे? अब नोट्स नहीं, सुपर टेट की बुक मिलेगी। नोट्स तो सी टेट के तो अभी मिल जाएंगे, सुपर टेट की बुक बना रहा हूं वो आपको मिल जाएगी। अभी पता नहीं कितनी की रहेगी, कोशिश करूंगा ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों में निकालूं, ठीक है जी। यूपीटेट रिजल्ट कब तक आ जाएगा? जल्दी आ जाएगा, इलेक्शन की वजह से डिले हुआ था, लेकिन अब कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा आचार संहिता की वजह से। और कुछ पूछिए। केवीएस का सुपर टेट के जब ये चैप्टर करा दूंगा उसके बाद केवीएस का आपको कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट सीटेट कब होगा उसकी भी संभावना है जल्दी है, तो उसके लिए आप लोग करिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलता हूं आपसे दोबारा 8 बजे। कल आपको सूचना वाले जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको कराऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर।